हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि विदित है, निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप पर चल रहे हैं और अभी तक 9 मॉड्यूल्स तक के लिंक्स ऑलरेडी डाल दिए जा चुके हैं और अभी 30 नवंबर तक आपको जो 9th मॉड्यूल है वहाँ तक कंप्लीट करना है। तो इनका प्रशिक्षण उम्मीद करता हूँ कि आप कर रहे होंगे, कुछ हैं साथी जो कर चुके होंगे। और इसके बाद में क्या होगा कि आपको प्रशिक्षण की डायरी होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो डिजिटल डायरी हो या हस्तलिखित नोट्स हो। तो इसमें हम इस वीडियो में मॉड्यूल 7 का जो नोट्स है उसको देखने वाले हैं और इस मॉड्यूल्स के नोट्स यानी कि प्रशिक्षण डायरी को आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको कल शाम तक प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 7 में जो डिजिटल डायरी है उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यह है मॉड्यूल 7 यानी कि विद्यालय आधारित आकलन। तो अधिगम के उद्देश्य क्या है, आखिर इसको क्यों इस ट्रेनिंग को किया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या इससे प्राप्त होगा। तो देखते हैं। पहला पॉइंट, विद्यालय आधारित आकलन की उत्पत्ति और महत्व को समझने के लिए, आकलन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित होने के लिए, आकलन प्रक्रियाओं के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एकीकरण की सुविधा पाने के लिए, आकलन के उद्देश्य से प्रासंगिक विषयों के क्षेत्रों में संदर्भ आधारित उदाहरण विकसित करने के लिए। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो भारत में शिक्षा की प्रणाली को लोगों की ज़रूरत एवं आकांक्षा के अनुसार तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में व्यापक आकलन के लिए तर्क दिया, जिसके तहत परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन मापने हेतु पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम इन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आकलन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की, जो बच्चे के विकास और उन्नति का प्रमाण प्रदान करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का उपयोग भारत में विद्यालय शिक्षा के इतिहास में 30 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। सीसीई के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृतियों और कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन को अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब देखते हैं विद्यालय आधारित आकलन है क्या। तो विद्यालय आधारित आकलन को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है: आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन है। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन है। उसके बाद देखते हैं विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो नंबर 1 है शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना। दूसरे, शिक्षकों पर प्रलेखन रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं है। उसके बाद में बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र होना चाहिए। विषय वस्तु याद रखने के बजाय अधिगम प्रतिफल आधारित योग्यता विकास पर ध्यान देना। आकलन के दायरे को स्वयं आकलन और साथियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से व्यापक बनाना। भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी सहभागिता। उसके बाद में शिक्षकों और व्यवस्था पर पूरा विश्वास बढ़ाना। इसके बाद में बात करते हैं आकलन क्या, क्यों और कैसे। आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है और यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में उसकी मदद करना है। आकलन के क्यों, क्या और कैसे को समझने के लिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। आकलन के मापदंड क्या हैं, इससे कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो सीखने के प्रतिफल में आकलन के मापदंड अब हम लोग देख लेते हैं। तो अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है
कि किस प्रकार के सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मानदंड को भी समझना जरूरी है, जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। अधिकतर विद्यालय आधारित आकलन करने वाले हितधारक इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक पाठ्यक्रमों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और पाठंत अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उपयोग करके बच्चों का आकलन करते हैं। अब देखते हैं सीखने के प्रतिफल आकलन के मानदंड क्या हैं। आकलन का उद्देश्य सीखने के आकलन, इसमें क्या है? आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम के दौरान आकलन लगातार होता है। समग्र और पूर्वाग्रहों या विकृति से मुक्त होने के लिए इसे कई सबूतों पर आधारित होने की आवश्यकता होती है। यह सीखने के विभिन्न पहलुओं जैसे ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियां, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद में देखते हैं अधिगम ही आकलन। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर और स्थान प्रदान करता है। इसके साथ उनकी दक्षता और सीखने में आ रही परेशानी की पहचान करना आवश्यक है। उन्हें स्वयं का आकलन करने और साथियों और समूह के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब देखते हैं सीखने का आकलन ये क्या है। तो इसका उपयोग चिन्हित पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर मानदंड, प्रक्रिया, कौशल, सीखने के संकेतक और सीखने के प्रतिफल के अनुसार विद्यार्थियों के सीखने को मानक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं विद्यालय आधारित आकलन हेतु आकलन कार्य की नीतियाँ। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली आकलन रणनीतियाँ जो होती हैं इसमें वो क्या है? अवलोकन, साक्षात्कार, स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, विवरणिका आकलन, प्रतिक्रिया आकलन, उसके बाद प्रमाणिक आकलन, सौंपा गया कार्य, भूमिका निभाना, कहानी वाचन, सिमुलेशन, परियोजना कार्य, प्रयोग, उपाख्यानात्मक, रिकॉर्ड, जांच, सूची, क्रम निर्धारण, मान केंद्रित, समूह, विचार विमर्श और आदि। व्यक्तिक अधिगम का आकलन की अगर हम बात करें तो ये कई गतिविधियों जैसे परीक्षा लिखित, मौखिक, रचनात्मक लेखन जैसे निबंध है, कहानी, कविता लेखन, चित्र पढ़ना, प्रयोग, व्यक्तिगत परियोजनाएं, चित्रकारी और शिल्प कार्य आदि को व्यक्तिगत आकलन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में बात करते हैं हम समूह अधिगम का आकलन। तो समूह आधारित आकलन का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को ऐसे साधनों का उपयोग करने के पीछे के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण, सर्वेक्षण, कलाकृति जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजनाओं आदि से जुड़ी गतिविधियां समूह में काम की मांग करती हैं और इन्हें प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के बेहतरीन अवसरों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं रूब्रिक्स, ये क्या है? तो रूब्रिक्स एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक्स कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों द्वारा सहभागितापूर्ण तरीके से विकसित किया जा सकता है। रूब्रिक्स में लचीलापन, अनुकूल क्षमता होती है जो बहुत कम अन्य आकलन उपकरणों के पास होती है। जब रूब्रिक्स को सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने, विद्यार्थियों को विस्तृत प्रक्रिया का उपयोग करने, महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने, शिक्षण विधियों को परिष्कृत करने और दूसरों के साथ संचार की सुविधा के लिए तैयार किया जाता है। अब देखते हैं रूब्रिक्स जो है आपका उसके 4 मानदंड कौन कौन से हैं। तो रूब्रिक्स के 4 मानदंड हैं: सौंपे गए कार्य का विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम मापदंड। इसके बाद में देखते हैं साथी समूह द्वारा आकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो शिक्षार्थियों को स्वयं के काम या साथियों के आकलन के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। स्व आकलन विद्यार्थियों के सीखने में मदद करता है और यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जो विद्यार्थियों को भविष्य के व्यावसायिक विकास और जीवन भर सीखने के लिए आवश्यक है। साथी समूह द्वारा आकलन के लिए विद्यार्थियों को किसी उत्पाद या घटना के लिए उत्कृष्टता के मानदंडों
के आधार पर अपने साथियों से प्रतिक्रिया या श्रेणी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसके निर्धारण में विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं इसमें साथी समूह द्वारा आकलन के उद्देश्य। तो विद्यार्थी अपनी प्रगति और कौशल विकास पर विचार करना, गंभीर रूप से आकलन करना सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी समझ और अपनी क्षमताओं के बीच अंतराल की पहचान कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके बाद में बात की जा रही है साथी समूह द्वारा आकलन के लिए रूब्रिक्स किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सहभागिता की बात की गई। सहभागिता में समूह सदस्यों ने पूरी तरह से भाग लिया और समूह सदैव कक्षा में काम कर रहा है। समूह सदस्यों ने ज़्यादातर समय भाग लिया और समूह ज़्यादातर समय काम कर रहा है। उसके बाद समूह सदस्यों ने भाग लिया लेकिन नियमित रूप से समय बर्बाद किया और या शायद ही कम इसमें भाग लिया। उसके बाद समूह सदस्यों ने भाग नहीं लिया और समय बर्बाद किया, यह असंबंधित सामग्री पर काम किया गया है। तो इस प्रकार से सहभागिता, नेतृत्व और उसके बाद में तो ये सुनना, प्रतिक्रिया देना और उसके बाद में समय प्रबंधन, तो ये जो भी पॉइंट्स हैं इन्हीं पर बच्चों का आकलन करना है, किस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, किस समूह ने क्या किया। और यदि आप इस पूरे डिजिटल डायरी का जो 7 नंबर की है PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा सकते आप नेक्स्ट डे में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं स्व आकलन। सीखने के रूप में आकलन, जो स्व आकलन की बात यहाँ पर की गई है तो वो है सीखने के रूप में आकलन बच्चों की अपनी सीखने की समझ के बारे में है और आकलन के सभी उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआती कक्षा से ही इस पहलू पर जोर देना महत्वपूर्ण है। स्मरण विचार के माध्यम से और स्वयं साथियों द्वारा किसी के काम की आलोचना करने से बच्चों को इस क्षेत्र में आगे सुधार करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में बहुत मदद मिलती है। उसके बाद बात करते हैं विवरणिका की। तो विवरणिका में क्या इसमें लिखा हुआ है। विवरणिका न केवल विद्यार्थी के सबसे अच्छे काम या गलतियों का, बल्कि समय के साथ साथ की गई उसकी सभी प्रकार की गतिविधियों का संग्रह किया गया है। इसमें कार्यपत्रक, परियोजना, रचनात्मक लेखन, चित्रकारी, दिया गया काम, परीक्षा, शिल्प कार्य, शिक्षक साथी एवं स्वयं बीजों, पत्तों, डाक टिकट और खबरों के संग्रह, रुचियों, दक्षताओं और स्वयं की समस्याओं आदि की संकलन शामिल हो सकते हैं। इसके बाद में इसमें बात की गई रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की। तो ये क्यों आवश्यक है इसको हम लोग देख लेते हैं। आकलन शिक्षकों को यह जानने की मदद करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी कितना बेहतर ढंग से सीख सकता है। उसके बाद में आकलन से विद्यार्थियों की प्रगति पर भी नज़र रखी जा सकती है। आकलन से शिक्षक विद्यार्थियों में सुधार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिक्रिया दे सकता है। यह किसी भी तरह से बच्चों की तुलना या श्रेणीकरण करने के लिए नहीं है। बच्चों का विवरण ऐसा होना चाहिए कि जो हर विद्यार्थी को प्रेरित करे और उसे यह विश्वास दिलाया जा सके कि वह बेहतर कर सकता है। बच्चे की प्रगति का विवरण ऐसा होना चाहिए कि यह दर्शाए कि विद्यार्थी क्या कर सकता है। और उसके बाद में आकलन बच्चे की ताकत साझा कर सकता है और उसमें सुधार और प्रगति के उपाय सुझा सकते हैं। अंत में देख लेते हैं हम लोग मॉड्यूल 7 की जो प्रश्नोत्तरी में प्रश्न पूछे गए थे। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन नैदानिक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है और फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह अगले पाठ की योजना बनाती है, बनाना सुनिश्चित करती है, सुनियोजित करती है, समायोजित करती है। वह सीखने के लिए आकलन का कार्य कर रही है। सतत और व्यापक आकलन यह समझने के लिए आवश्यक है कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद छात्रों की रैंकिंग और एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में सहयोग विकसित किया जा सकता है। योग्यता आधारित गतिविधि विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। छात्र अधिगम मानदंड सीखने का आकलन का हिस्सा है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना सीखने का आकलन है। अधिगम का अनवीक्षिक आकलन रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो इस प्रकार से हमारा ये जो मॉड्यूल 7 था उसका पूरा नोट्स आपको मैंने बताया और इसमें
यदि आप एक बार फिर से याद दिला दूँ PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।